डाबरानी पुल के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिरा। हालांकि डाबरानी में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ी से गिरा मलबा एनटीपीसी की परियोजना के समय बनी दीवार और मैदान पर अटक गया था। आपको बता दें कि इस भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने मनेरा रोड बाईपास पर आवाजाही रुकवा दी थी। तो देखिए उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मलबा तेजी से नीचे की तरफ आया। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए ये पत्थर अभी गिरा है और ये पुलिस चौकी है, ये बच गई है। तो सामने होटल वाला है जो भाग गया था, उसको हमने जो आवाज मार दी थी। तो पहाड़ में बारिश का मौसम आने के बाद से इस तरीके की तस्वीरें आम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये राहत की बात थी, क्योंकि ठीक ऐसी ही तस्वीर हिमाचल से आई थी जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ गई थी। पूरा का पूरा पुल टूट गया था। उत्तरकाशी में ये नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए किस तरीके की स्थितियां भयावह हो रही हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं का पूरा नेशनल हाईवे ही समा जा रहा है। मैं जब मौके पर पहुंचा यहाँ पे तो 2:28 पे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है। होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है जो पुल है ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था उस दौरान। मैंने जो मोबाइल में है जो उसको कवर किया है। जब भूस्खलन हुआ तो वीडियो बनाया मैंने। और कहीं न कहीं पे एक टीम है जो शासन को ऊपर भेजनी चाहिए जहाँ से ये भूस्खलन हुआ, क्योंकि आने वाले समय में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जो ये पुल है इसके लिए जो खतरा बना हुआ है ऊपर से जहाँ से ये भूस्खलन हो रहा है। तो कहीं न कहीं से शासन से आग्रह है कि एक टीम है जो ऊपर भेजी जाए जहाँ से ये भूस्खलन हो रहा है, और ताकि जो आगामी के लिए लोगों को जो सुरक्षित कर पाए। और बड़ी खबर धारचूला से है। जौलजीवी मोटर मार्ग पर मलबा आने से बाधित हो गया। बंगा पानी घिंगरानी में ये पहाड़ से मलबा आया। दोनों तरफ से कई गाड़ियां जाम में फंस गईं। बीआरओ को मलबा गिरने की जानकारी दे दी गई है। तो बड़ी खबर धारचूला से, जहां पर जौलजीवी मोटर मार्ग पर मलबा आ गया और इस वजह से पूरा मार्ग बाधित हो गया है। बंगा पानी घिंगरानी में पहाड़ से मलबा गिरा। दोनों तरफ से गाड़ियां अब जाम में फंस गई हैं। बीआरओ को जानकारी दे दी गई है और बीआरओ अब इस मलबे को हटाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून की बारिश मुसीबत बनी है। उत्तरकाशी में मानसून में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमांत बंगाल इलाके में कुछ लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। दरअसल नदी पर पुल नहीं है, जिस वजह से नदी के पार जाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता। इसीलिए लोग इसी तरह से उफनती नदी को पार करते हैं। आप देखिए कितना खतरनाक ये हो सकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि खतरों से खेलना पड़ता है और इस तरीके से नदी को पार करना पड़ता है। और पिछले हफ्ते से हो रही बारिश ने आपदा के साथ कई पुराने जख्मों को हरा कर दिया। ऐसी ही तस्वीरें आपदा में प्रभावित हुए सीमांत तहसील मोरी के बंगाल क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां पर दुचाड़ू और किराड़ू गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 2019 में आराकोट बंगाल क्षेत्र में आए जलप्रलय से सड़क से लेकर पुल तक बह गए थे, जो आज तक नहीं बन पाए। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर लोगों को ऐसे ही गदेरे को पार करना पड़ता है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी आशंका बनी रहती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल 2 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भी भारी बारिश हो सकती है। तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि रेड अलर्ट के मुहाने पर उत्तराखंड है, क्योंकि पहले येलो अलर्ट जारी होता है, फिर ऑरेंज और उसके बाद रेड। और रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या क्या चेतावनियां दी गई हैं और उनसे निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या हो रहा है?
अवधेश, देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो करीब 18 जुलाई से लगातार उत्तराखंड में बारिश है और ऐसे में जो बारिश का सिलसिला है वो 30 तारीख के बाद जरूर कम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम उत्तराखंड के 7 जिलों की बात करें तो कुमाऊं की तरफ पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, इन 4 जिलों में कहीं कहीं मौसम विभाग ने अभी भी 2 दिन भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो देहरादून, पौड़ी और टिहरी, इन इलाकों के में भी कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अभी भी सतर्कता की आवश्यकता है। जहां लगातार अब मानसून जो है पूरी तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय नजर आ रहा है, उससे कई दुश्वारियां भी पैदा हो गई हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पहाड़ों में कई जगह जो है पुल ध्वस्त हो गए, तो कई जगह लैंडस्लाइड है, कई जगह जो है बादल फटने जैसी घटनाएं हैं। तो इस दौरान, क्योंकि इस मौसम में अगर हम कहें तो अगस्त तक इस तरीके का मौसम उत्तराखंड में चलता है और इस मौसम के बीच हमेशा ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस बार की जो बारिश है, जब मानसून आया था तो उस वक्त जो है बारिश का वो सिलसिला देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बारिश में जो तेजी आई है वो तेजी आई है 18 तारीख से और लगातार अभी तक बारिश हो रही है। हालांकि मैं इस वक्त देहरादून में खड़ा हूं। देहरादून की बात करें तो कई इलाकों में इस वक्त अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि देहरादून, पौड़ी और टिहरी के जो इलाके हैं उससे आज दोपहर से जो है मौसम बदल जाएगा और अच्छी बारिश और कहीं कहीं तीव्र बौछार भी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार बाधित हुए हैं, वो भी हमने दिखाए हैं और बहुत सारे लिंक मार्ग हैं वो भी बाधित हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन के लिए पुख्ता तैयारियां करने के लिए निर्देश जो है शासन स्तर पर जारी किए जाते हैं जब भी मानसून सीजन रहता है। तो SDRF, NDRF इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो इससे पहले ही SDRF की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और 13 के 13 जिलों के DM को भी इस बार मानसून में जिस तरीके की कोई हानि होती है उसके लिए मुआवजा देने के लिए भी उनको छूट दी गई है। तो पूरी तैयारियां हैं किस तरीके से होता है, लेकिन लोगों को इस बीच जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिन 7 जिलों की हम बात कर रहे हैं उन 7 जिलों में भी करीब 2 दिन लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करते हैं धारचूला की। धारचूला में नेपाल का रहने वाला शख्स काली नदी में गिरकर बह गया। बताया जा रहा है कि SSB सीमा चौकी पांगला के गश्ती दल ने गस्कू नाम की जगह पर एक महिला समेत 5 लोग शोर मचा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि सभी नेपाल के रहने वाले हैं और उनके साथ एक शख्स काली नदी में बह गया है। इसके बाद SSP ने मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन और नेपाल प्रशासन को दे दी है और नेपाल प्रशासन से अपील की है कि भारत आने जाने के लिए अवैध तरीके से काली नदी पर लगाए गए तारों को हटाया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो देखिए, यही वो तार है जिससे अवैध रूप से आवाजाही हो जाती है और भारत नेपाल को ये लोग पार करते हैं। और इसी को लेकर SSP ने ये भी पत्र लिखा है कि ऐसे तारों को हटाया जाए ताकि अवैध तरीके से जो काली नदी पार करके नेपाल से भारत और भारत से नेपाल पहुंचते हैं, इस घुसपैठ को भी रोका जा सके। नैनीताल घूमने आई एक पर्यटक महिला ने बिना मास्क पकड़े जाने के बाद तल्लीताल पुलिस चौकी में हंगामा काट दिया। महिला ने अपनी गलती स्वीकार किए बिना उल्टा पुलिस से ही भिड़ गई। चेकिंग के दौरान महिला को पुलिस ने पकड़ा। महिला का चालान पुलिस ने काटा था। सुनिए। अरे मिस्टर, क्या बदतमीज है, तबीयत खराब है। और ये क्या हुआ? चलिए मेरी गाड़ी में चलिए। हमको जो आपने कराई है तो आप क्या, ये इसकी गलती है? इसकी गलती मैडम, आपने नहीं लगाया। बीमारी फैलाने आए हैं लोग यहाँ। मैडम इधर आ जाइए, मास्क आपका इधर आइए। छूट किसी को नहीं है। तो ये बदतमीजी से बात किसी ने नहीं करी बदतमीजी से। अरे रिकॉर्डिंग है, चाहिए ना, तू बदतमीजी करेगा। मास्क फूट के चलते हुए आराम से आपको 10 बार बताया है। आप चलने पे लगा के रखिए। अरे मिस्टर, क्या बदतमीज है, तबीयत खराब है। मेडिकल और ये क्या हुआ? चलिए मेरी गाड़ी में चलिए। हमको जो आपने कराई है तो आप क्या, ये इसकी गलती है? इसकी गलती मैडम, आपने नहीं लगाया। और बड़ी खबर देहरादून से है। 24 IAS और 10 PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। धामी सरकार में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। हरिद्वार के DM अब विनय शंकर पांडे बनाए गए हैं। आशीष श्रीवास्तव
से सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज हटाया गया है। आशीष चौहान पिथौरागढ़ के डीएम बनाए गए हैं, हिमांशु खुराना चमोली के डीएम बने हैं और हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर को हटाकर अपर सचिव चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरिद्वार के डीएम को अपर सचिव चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है और हिमांशु खुराना को चमोली का डीएम बनाया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में हुआ है। 24 आईएएस और 10 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। धामी सरकार में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है और 2 अगस्त से स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से स्कूलों के लिए अलग से एसओपी जारी की गई, तो वहीं स्कूल प्रबंधन भी स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। इसके पहले चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक को स्कूल खुलेंगे और कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में तैयारियां की गई हैं। सैनिटाइजर, मास्क और कोविड गाइडलाइंस का स्कूलों में पालन किया जाएगा। यस सर, पूरी मास्क और सैनिटाइज़र के साथ हम तैयार हैं और हम सब बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मतलब दूरी बनाए रखेंगे और सेफ अपने आप को। सर स्कूल जाना बेटर है। सब पूरे तैयार है। भी अब कोरोना ख़त्म हो गई है, महामारी थोड़ी अब हल्का कम हो गया कोरोना, तो स्कूल जाना है 2 तारीख से और सैनिटाइजर मास्क ज़रूरी है वाले। हाँ जी सर। सर अभी तो पूरी कोशिश है, हम पूरी रेडी है और मास्क, सैनिटाइज़र, अपनी थोड़ी दूरी बना के रखनी है बच्चों से और अच्छा भी लग रहा है। स्कूल खुल रहा है अब और खुशी भी है और थोड़ा डर भी है कोरोना का, बट हम सेफ्टी के साथ अच्छे से इसको जाने की कोशिश तैयारी में है। सर थोड़ा बहुत तो डर है पर स्कूल तो जाना ही है। यस सर, कोरोना का डर भी है और दोस्तों से भी मिलना है, तो मतलब करना पड़ेगा सैनिटाइज़र और पूरे तैयार हो। यस सर। कि हरिद्वार में डीएम सी रविशंकर ने परिवार के साथ वंदना कटारिया की जीत पर खुशियां बांटी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली उत्तराखंड की वंदना कटारिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हरिद्वार की वंदना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हॉकी मैच में एक के बाद एक 3 गोल कर टीम को जीत दिलाई और इस प्रदर्शन के बाद एसएसपी पहुंचे और बधाई। 23 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा। कांग्रेस ने सत्र में भू कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी अभी से कर दी है। कांग्रेस इस बार सदन के अंदर भू कानून का मसला उठाएगी। हिमाचल से भी बढ़िया मॉडल तैयार हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस पहले भी विधानसभा में इस कानून के लिए जो कुछ वैधानिक कार्रवाई करती है तो अगले सत्र में करेगी। मैं अपने लीडर अपोजिशन जो हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी हैं उनसे चर्चा करके जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा ही इसके लिए सबसे बड़ा सदन है, वही कानून को बना सकता है, वही कानून को समाप्त कर सकता है, हम इस सत्र में भी करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो हिमाचल से भी बेहतर भू कानून प्रदेश में लाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने भू कानून में बड़े बदलाव कर भू माफियाओं को पनाह दी। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सरकार के अधीन होते हैं और सरकार के मंशा के अनुरूप काम करते हैं, तो हमारा उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगली बात, पहले तो हमारे संघर्ष के फलस्वरूप ये सरकार उस कानून को वापस लेगी और अगर नहीं लेगी तो जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस कानून के निरस्तीकरण का प्रस्ताव आएगा जो सर्वसम्मति से पास किया जाएगा, होगा पास। शहर की सड़कों पर कूड़ा डालने वालों के खिलाफ जल्द ही चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोटद्वार पहुंचे अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को पॉलीथीन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर आयुक्त हरक सिंह रावत ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में सड़क किनारे गंदगी फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूकेडी भी इन दिनों 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान काशी सिंह एरी ने कहा कि यूकेडी 2022 के चुनाव में सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि बार जो है उत्तराखंड क्रांति जिसका अपना इतिहास है, जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया है, उत्तराखंड के सवालों को लेकर हमेशा लड़ते रहे हैं, तो उस पर जनता विश्वास करने वाली है। बस हमारी
चुनौती यही है, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। अलग अलग वर्ग, खासतौर पर युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे अपनी पकड़, उनके बीच में जाएं, उनसे संपर्क करें, संवाद करें, उनको जोड़ें और इस परिवर्तन के लिए उनको तैयार करें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति अभी उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में होने वाली है। और टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया। रेखा आर्य ने 30 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट बांटे। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि योजना महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित होगी। समझती हूँ कि आज यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण का जो कार्यक्रम किया है, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में की ही ग्रामीण महिलाएं और उनसे जन्मी बच्चियाँ आज यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो ये अपने आप में कहते हैं कि साक्ष्य को जो है, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके सामने आज उसका प्रमाण यहाँ पर उपस्थित